तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। आज शनिवार का दिन, कल संडे। तो उम्मीद और दुआ यही कि आप लोगों का भी जो संडे अच्छे से गुजरे, अच्छे से आपकी छुट्टी गुजरे, और आप लोग भी हम लोगों के लिए दुआ कीजिए कि सब कुछ कूल रहे, तो संडे की छुट्टी मिले, कोई ऐसा बड़ा क्राइम ना हो कि भागना पड़े। आज की कहानी द इसरो स्पाई केस। आपको पता है अपने जो पूरा स्पेस भारत में जो कुछ भी सारी चीज़ें होती हैं, जो रिसर्च होता है, इसरो उसका मेन ऑर्गेनाइजेशन है। और हमने काफ़ी तरक्की की है स्पेस की दुनिया में। लेकिन अब से करीब 40-50 साल पहले हालात ऐसे नहीं थे। हम डिपेंडेंट थे अमेरिका पर, रशिया पर, फ्रांस पर, स्पेस और उसके टेक्नोलॉजी के लेकर। और ये बड़े महंगे मतलब ये सारी टेक्नोलॉजी और जो भी वो चीज़ें हुआ करती थी, बहुत कॉस्टली पड़ता था हमें, और देने में वो लोग नखरे भी करते थे क्योंकि कंपटीशन था। और ये भी है कि टेक्नोलॉजी में हम लोग बहुत आगे ना निकल जाए। तो अक्सर अमेरिका अपनी दादागिरी करता, रशिया भी करता, हालांकि हमारी दोस्ती थी, फ्रांस भी, जर्मनी भी। तो बहुत पहले से ही एक चीज़ तय हुई कि क्यों ना हम लोग अपने स्पेस और सारे प्रोग्राम्स खुद उसको डेवलप करें, खुद उसकी सारी चीज़ें बनाएं। और इसी सिलसिले में रॉकेट को लेकर एक नई टेक्नोलॉजी, स्वदेशी, देसी, उस पर काम कर रहा था इसरो। और इसके जो डायरेक्टर थे, इसरो के जो साइंटिस्ट, उनका नाम था नंबी नारायणन। नंबी नारायणन केरल के रहने वाले। और ये एक्चुअल में जो इस पर काम कर रहे थे वो एक क्रायोजेनिक इंजन, जो रॉकेट को स्पेस तक ले जाए, उसके लिए उस इंजन की ज़रूरत थी। और वो इंजन तब तक हमें उस वक्त रॉकेट के लिए जो इस्तेमाल करते थे, वो आमतौर पर अमेरिका से बड़े महंगे दाम पर उसकी सारी चीज़ें मिलती थी और फ्रांस देता था। फिर बीच में ये हुआ कि रशिया से हमारी बातचीत हुई क्रायोजेनिक इंजन को लेकर, जो रॉकेट में यूज़ होता है। तो रशिया मान गया, समझौता हमारे बीच में हो गया, और रशिया हमें क्रायोजेनिक इंजन, इसको आम लफ्ज़ों में से टेक्निकल में न जाए, तो रॉकेट के लिए जो इंजन की ज़रूरत थी वो इंजन हमें रशिया देने को तैयार हो गया। लगभग डील फाइनल होने वाली थी। लेकिन इसी बीच में अमेरिका और फ्रांस, ये दोनों बीच में आ जाते हैं और वो रशिया के ऊपर दबाव बनाते हैं कि वो हिंदुस्तान को रॉकेट के लिए इंजन न दे। रशिया दबाव में आ जाता है। और इस दबाव की वजह ये थी कि अमेरिका तब तक भारत को ये सारी टेक्नोलॉजी बड़े महंगे दाम पर बेचा करता था। फार्मूला नहीं बताता, लेकिन टेक्नोलॉजी बेचा करता था। अगर हमें कोई रॉकेट भेजना है तो उसके लिए इंजन और बाकी चीज़ें अमेरिका से हम पैसे देकर किराए पे, और जो भी मतलब एक टेक्निकल सारी चीज़ें थी, उसके ज़रिए हम लिया करते थे। तो अगर ये इंजन, क्रायोजेनिक इंजन, रशिया के थ्रू हमें ये मिल जाता सब कुछ और हम खुद बनाने लगते, तो फिर जो अमेरिका को करोड़ों डॉलर मिल रहे थे वो हमसे नहीं मिलते। और अमेरिका को इसी बात का डर था। तो वो चाहता नहीं था कि इस इंजन का फार्मूला या इस इंजन के साथ कोई डील रशिया के साथ हो। तो उसने फ्रांस के साथ मिलकर दबाव बनाया और रशिया फिर पीछे हट गया। लेकिन फिर रशिया ने, चूँकि भारत के साथ रिश्ते अच्छे थे, एक डील किया, और वो ये कहा कि वो बिना जो इसके टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र किए हुए इंजन के, क्रायोजेनिक इंजन के, वो 4 ऐसे इंजन क्रायोजेनिक भारत को देगा, लेकिन वो टेक्नोलॉजी उसके ट्रांसफ़र नहीं करेगा, ना फार्मूला बताएगा, कुछ नहीं बताएगा। और ये एक मदद के तौर पर होगा और इसके लिए एक कीमत लगाई जाएगी। तो इसमें बिड लगी, बोली लगी, अलग अलग जो हाईटेक कंपनियां हैं। तो उसमें एक कंपनी थी केरल हाईटेक इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, सबसे कम, सबसे बल्कि ज़्यादा बोली शायद इसी की थी। तो इसको ये रशिया ने कहा कि ठीक है, हम क्रायोजेनिक इंजन आपको 4 बिना फार्मूला को ट्रांसफ़र किए आपको देंगे। इत्तेफाक से जब ये बातें चल रही थी और जब रशिया के साथ हमारा डील नहीं हो रहा था, क्रायोजेनिक इंजन यानी कि रॉकेट के इंजन को लेके फार्मूला जो काम नहीं कर रहा था, और हमारा स्पेस कार्यक्रम उस वजह से रुका हुआ था, और ख़र्चा बहुत था क्योंकि अमेरिका को पैसे देने पड़ते थे, तब नंबी नारायणन जो इसरो में साइंटिस्ट थे सीनियर, वो इस इंजन के टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे थे। और उन्होंने दावा किया था कि वो बहुत जल्द एक स्वदेशी इंजन बनाएंगे जिसके ज़रिए हम अपने रॉकेट को स्पेस में भेज सकते हैं। और वो उसके ऊपर बड़ी मेहनत से लगे हुए थे। और ऐसी बातें हैं कि शायद ये तय था कि वो इस मिशन में कामयाब रहेंगे और स्वदेशी इंजन बना लेंगे जो हमारे रॉकेट के काम आएगा। यहीं से इस कहानी और इसकी साजिश की शुरुआत होती है। अमेरिका, फ्रांस, बाकी देशों को ये पता चल जाता है कि भारत अपने रॉकेट के लिए अपना इंजन
जो फुल्ली स्वदेशी है वो बनाने में लगा हुआ है और नम्बी नारायणन इसके हेड है और नम्बी नारायणन शायद इसमें कामयाब हो जाए। अब इसके बाद कहानी में एक साजिश ऐसी शामिल होती है जो पूरी कहानी बेहद अजीब है। बात है अक्टूबर 1994 की। अक्टूबर 1994 में केरल पुलिस मालदीव की एक महिला को गिरफ्तार करती है। उसका नाम था मरियम राशिदा। मरियम राशिदा को तिरुवनंतपुरम में गिरफ्तार किया जाता है। उसके बाद उससे जांच होती है, पूछताछ होती है और फिर केरल पुलिस जो उसकी SIT इस मामले की जांच कर रही थी राशिदा को गिरफ्तार करने के बाद, वो ये कहती है कि जो राशिदा मरियम है मालदीव की सिटीज़न, ये हमारे इसरो के कुछ साइंटिस्ट से मिलकर उस रॉकेट के क्रायोजेनिक इंजन का जो देसी फार्मूला जिसको खुद नम्बी नारायणन बना रहे हैं, उस फार्मूले को कुछ और देशों और ख़ासतौर पर पाकिस्तान को बेचने में शामिल है। यानी कुल मिलाकर कहानी ये थी कि नम्बी नारायणन जो हमारे स्पेस इसरो के साइंटिस्ट हैं और जो एक रॉकेट के लिए इंजन पर काम कर रहे हैं और वो ख़ुद उन्हीं की अपनी सोच है और उसी इंजन के फार्मूले को वो कुछ देशों को बेच रहे हैं जिनमें पाकिस्तान शामिल है। तो एक बड़ा मामला था। तो राशिदा मरियम के गिरफ्तारी के बाद उससे पूछताछ के 20 दिन के अंदर अंदर केरल पुलिस इसरो के जो साइंटिस्ट और मेन इस प्रोजेक्ट के इंचार्ज नम्बी नारायणन को गिरफ्तार कर लेती है। नम्बी नारायणन के साथ साथ इस प्रोजेक्ट के ये डायरेक्टर थे इस प्रोजेक्ट के नम्बी नारायणन 2 और साइंटिस्ट को गिरफ्तार करती है जिनमें एक D शशि कुमारन थे और डिप्टी डायरेक्टर K चंद्रशेखर। इन लोगों को गिरफ्तार करने के बाद ये खबर अब मीडिया में आती है कि कैसे इसरो के साइंटिस्ट देश से गद्दारी कर रहे हैं, देश के फार्मूले को, रॉकेट के इंजन के फार्मूले को न सिर्फ वो दूसरे देशों को बेच रहे हैं बल्कि अपने दुश्मन देश पाकिस्तान को भी बेच रहे हैं और एक मालदीव की महिला के ज़रिए। इसके बाद जो मीडिया में तूफान आया, हर तरफ नम्बी नारायणन और उनकी टीम को गद्दार घोषित कर दिया गया, वक्त से पहले, जांच मुकम्मल होने से पहले, अदालत का फैसला आने से पहले, और ये कि ये देश के गद्दार हैं। उस वक्त केरल में कम्युनिस्ट की सरकार थी। नम्बी नारायणन पूरी तरह से एक विलन डिक्लेयर कर दिए गए। उनकी गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी के बाद अब इसमें अपनी जो खुफिया एजेंसी IB है, इंटेलिजेंस ब्यूरो, वो घुसी, केरल पहुंची और IB ने जाकर अब नम्बी नारायणन और उनके साथियों से पूछताछ शुरू की। इस बीच में चूँकि मामला देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ था, इसरो के अंदर का मामला था, बहुत ही सेंसिटिव हमारा ये ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे स्पेस पे काम करता है, तो करीब 20 दिन के इस पूरी कवायद नम्बी नारायणन की गिरफ्तारी के 20 दिन के बाद इस मामले को आखिरकार केरल पुलिस से लेकर, उनकी SIT से लेकर CBI को सौंप दिया गया 1994 में ही, मतलब नवंबर 1994 में। लेकिन तब तक मीडिया ने सारी कसर निकाल ली थी। नम्बी नारायणन और इन सबको देशद्रोही, गद्दार सब डिक्लेयर कर दिया गया था। पूरा परिवार बेचारा अलग थलग हो गया था। रिश्तेदारों ने, पड़ोसियों ने, दोस्तों ने मुंह फेर लिया था कि ये देश के गद्दार हैं। अब इसके बाद मामला CBI के हाथ में चला गया। CBI ने इस पूरे मामले की जांच शुरू की। जांच शुरू करने के बाद 1996 में 2 साल के बाद CBI ने अपनी जांच फाइनल पूरी की, मुकम्मल की और इसके बाद केरल की लोअर कोर्ट में CBI ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की 1996 में, और ये बात है मई 1996 की। CBI ने अपनी रिपोर्ट में ये कहा कि इस पूरे मामले में, जासूसी के मामले में, चाहे वो नम्बी नारायणन हो या उनके साथ इसरो के एक डायरेक्टर इस प्रोजेक्ट के हों या फिर उनके एक दूसरे साइंटिस्ट हों या फिर मरियम राशिदा हो, मरियम राशिदा की एक और दोस्त को भी गिरफ्तार किया गया था, महिला, ये सब बेकसूर हैं। इनका इस जासूसी कांड से कोई लेना देना नहीं, बल्कि ये जासूसी और इस फार्मूले को बेचने की पूरी कहानी ही झूठी और मनगढ़ंत है। और नम्बी नारायणन कोई गद्दार नहीं है, देशद्रोह नहीं है, वो सच्चे देशभक्त हैं और इस इल्ज़ाम से दूर दूर तक उनका कोई लेना देना नहीं है। और CBI का ये कहना था कि इसमें ऐसा एक भी सबूत नहीं मिला जिससे ये पता चले कि इस रॉकेट के इंजन के फार्मूले को दूसरे देशों को या पाकिस्तान के बेचने की कभी कोई कोशिश हुई और ऐसे सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स का आदान प्रदान हुआ। CBI ने जब ये रिपोर्ट लोअर कोर्ट में केरल के दी तो केरल की उस वक्त की जो सरकार थी उसने फिर से इस CBI की रिपोर्ट को चैलेंज कर दिया और कहा कि CBI की ये जांच गलत है
मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार ने यह कहा कि इस मामले की दोबारा जांच होनी चाहिए, और वो दोबारा जांच अपने स्टेट की एजेंसी से करवाना चाहती थी, एसआईटी और उन लोगों से, क्योंकि एसआईटी से 20 दिन की जांच के बाद ये जांच ले ली गई थी। लेकिन बाद में ये नम्बी नारायण और इनकी टीम ने सुप्रीम कोर्ट में इसमें अपील की। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया कि केरल सरकार को अब इसमें दोबारा जांच करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें ऐसा कोई भी संदिग्ध चीज़ और कुछ मिला नहीं है, इसलिए इस मामले की जांच की कोई ज़रूरत नहीं। इस आदेश के बाद अब नम्बी नारायण ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। पहले वो हाई कोर्ट गए केरल के। उन्होंने कहा कि अगर सीबीआई की ये रिपोर्ट है कि इसमें सारा चीज़ फर्जी है, तो फिर उन अफसरों का क्या जिन्होंने इस केस को बनाया, जिन्होंने उसके करियर पे दाग लगाया, जिन्होंने उन्हें गद्दार डिक्लेयर किया, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन केरल हाई कोर्ट ने उनकी इस याचिका को खारिज कर दिया और कहा इसमें पुलिस वालों की किसी कार्रवाई का कोई मतलब नहीं है। जब जिस एसआईटी ने नम्बी नारायण को गिरफ्तार किया था, उस एसआईटी के उस वक्त के जो चीफ थे, उनका नाम था सीबी मैथ्यूज़, जिन्होंने पूरे मामले की जांच की और नम्बी नारायण को गद्दार घोषित किया था जासूसी के मामले में। बाद में इन्हीं सीबी मैथ्यूज़ को केरल की सरकार ने केरल का डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बनाया। वो डीजीपी के पद से रिटायर हुए। इसके अलावा सीबी मैथ्यूज़ के अलावा इस केस में उस वक्त जो एक और जांच अधिकारी थे, वो थे एसएसपी के जोशुआ और एस विजयन। ये 3 पुलिस अफसर थे जिनके ऊपर ये पूरा केस इन्होंने कहानी तैयार की थी। सीबीआई ने जो अपनी रिपोर्ट दी, उसमें बाकायदा इन 3 पुलिस अफसरों के, केरल के टॉप पुलिस अफसरों का नाम भी लिया, जिसमें सीबी मैथ्यूज़ थे, जिसमें के जोशुआ थे और एस विजयन। कि इन पुलिस वालों ने एक फ़र्ज़ी कहानी बनाई। थोड़ा सा आप अगर अभी आज के दौर में देखें, सचिन वाजे की कहानी आपको पता है, कैसे एंटीलिया के बाहर और एक आतंकवादी के नाम का गुमनाम, धमकी भरा खत और ये सारी चीज़ें, और अब कहानी आ रही है कि खुद आतंकवादी सचिन वाजे ने पैदा किया, खुद गाड़ी रखी, खुद धमकी भरा खत लिखा, और ऐसा कोई संगठन भी नहीं है, ना कोई आतंकवादी है। अब इसको आप 96 यानी आज से करीब 25 साल पुराने दौर में लौट जाइए। सीबीआई की यही रिपोर्ट थी कि इसमें नम्बी नारायण इसरो का कोई साइंटिस्ट इन्वॉल्व नहीं था, बल्कि ये पुलिस की अपनी बनाई हुई कहानी थी, और कहीं ना कहीं इसमें सरकार के कुछ बड़े लोग शामिल थे। तो केरल हाईकोर्ट ने इन पुलिस अफसरों के खिलाफ कार्रवाई करने का हुक्म देने से मना कर दिया। इसके बाद नम्बी नारायण सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं, सुप्रीम कोर्ट में अपील करते हैं, साथ में वो मुआवजे के लिए अपील करते हैं, क्योंकि उनकी पूरी नौकरी, करियर, सब कुछ तबाह कर दिया था, उनका एकेडमिक करियर, सब कुछ। इस दौरान में एनएचआरसी इस मामले में कूदती है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ये हुक्म देती है केरल सरकार को कि नम्बी नारायण को मुआवजा दिया जाए, क्योंकि आपके ने जो उनके साथ किया वो गलत है। लेकिन केरल सरकार मुआवजा नहीं देती। 2001 में एनएचआरसी ने यह कहा था मुआवजा देने के लिए। 2001 के बाद लगभग 17 साल बीत जाते हैं। हालांकि नम्बी नारायण को गिरफ्तार होने के बाद 94 में गिरफ्तार हुए, 96 में सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट दी, 2 साल में ही बरी कर दिया गया। लेकिन उनकी ज़िंदगी की और इंसाफ की और जद्दोजहद की जो लड़ाई थी, वो अगले 20-22 साल चली। सुप्रीम कोर्ट में वो लगातार लड़ते रहे कि उनके साथ जो कुछ हुआ, जो पुलिस वाले उनके खिलाफ कार्रवाई हो, उनकी जो इज़्ज़त है, शोहरत है, जो उनकी सब कुछ है, उनको लौटाया जाए। लेकिन 2017-18 आते आते नम्बी नारायण की उम्र करीब 74 साल हो गई थी। रिटायर भी हो चुके होते अगर वो सर्विस में होते। लेकिन उन्होंने अपनी इज़्ज़त की लड़ाई छोड़ी नहीं लड़ने से, और वो सुप्रीम कोर्ट के चक्कर काटते रहे। 2017 अप्रैल में आखिरकार नम्बी नारायण की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई शुरू की। जो उन्होंने कहा था कि जिन पुलिस अफसर ने उनको फंसाया, उनको बदनाम किया, जो पूर्व डीजीपी और एसपी, उनके खिलाफ कार्रवाई को। सुनवाई शुरू होने के बाद करीब 1 साल या और सुनवाई चली। 14 सितंबर 2018, ये बहुत ही ख़ास तारीख़ है नम्बी नारायण की ज़िंदगी के लिए। 14 सितंबर 2018 दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में 3 जजों की एक बेंच बैठी, जिसमें उस वक्त जो चीफ जस्टिस थे हमारे देश के, दीपक मिश्रा, जस्टिस AM खानविलकर और जस्टिस DY चंद्रचूड़ सिंह। इन 3 जजों की बेंच ने 14 सितंबर 2018 को एक फ़ैसला सुनाया, और इस फैसले को सुनने के लिए नम्बी नारायण केरल से चलकर दिल्ली पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट के उस हॉल में बैठे हुए थे जब ये 3 जज अपना फ़ैसला सुना रहे थे। और जजों ने जो फ़ैसला सुनाया, वो फ़ैसला ये था
कि नम्बी नारायणन के साथ जो कुछ हुआ वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था। उन्होंने पूरी अपनी लड़ाई लड़ी, उन्हें उनकी पद, उनकी इज्जत, शोहरत, वो सारी चीज़ें वैसी इज्जत के साथ लौटाई जाए। जो भी किताबों में, रिकॉर्ड्स पे सब उनके बारे में लिखा गया है, गलत टिप्पणी की गई है, वो सब हटाई जाए और उन्हें वही मान सम्मान दिया जाए जो इसरो के देशभक्त साइंटिस्ट को मिलता है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि उनकी इज्जत और मान सम्मान पैसे से नहीं वापस दिलाया जा सकता, लेकिन जो उन्होंने लड़ाई लड़ी और अगर वो सर्विस में होते तो उनकी सैलरी के हिसाब से कितने पैसे होते, उस हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने 75 लाख रुपए नम्बी नारायण को देने का हुक्म सुनाया। और सबसे बड़ा जो इसमें फैसला था वो ये था कि ये जो 75 लाख रुपए हैं जो नम्बी नारायण को देंगे, केरल सरकार को कहा था कि आप दिलाने का इसका इंतज़ाम कीजिए, लेकिन ये 75 लाख रुपए उन पुलिस अफसरों से वसूले जाएं जिन्होंने नम्बी नारायण को इस जासूसी के झूठे मामले में फंसाया था, यानी उस वक्त के जो रिटायर हुए डीजीपी, एसएसपी और एक एसपी। तो इन पुलिस वालों से रिकवरी की जाए इन पैसों को। अगर उनके पास पैसे नहीं हैं, उनके प्रॉपर्टी को बेचा जाए, उनकी बाकी चीज़ों को बेचा जाए, और अगर उनके पास फिर भी इतने पैसे नहीं हैं तो फिर सरकार इसकी भरपाई करे। सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर के बाद ये सारी चीज़ें हुई और नम्बी नारायण ने पहली बार राहत की सांस ली। 96 में जो उनके ऊपर दाग लगा, 18 में ये फैसला आया, मतलब 18 और 4 22 साल के करीब, 22 साल बाद उन्हें उनकी जो मान मर्यादा थी वो वापस मिली। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर पुलिस ने ऐसा क्यों किया? क्यों एक साइंटिस्ट को जो रॉकेट के इंजन पे काम कर रहा था, और कहते हैं कि अगर नम्बी नारायण के साथ ये ना हुआ होता तो उस रॉकेट के जो क्रायोजेनिक इंजन था वो 15 साल पहले हम स्वदेशी बनाकर तैयार कर लेते और यही नम्बी नारायण बनाकर तैयार करते, क्योंकि उन्हीं के फार्मूले पर आगे चलकर हमने वो इंजन तैयार कर लिया। लेकिन डिले हुआ 15 साल का, क्योंकि नम्बी नारायण को फंसा दिया गया और गिरफ्तार हो गए थे। अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों पुलिस ने ऐसा किया? तो इसके बारे में एक कहानी आई, बल्कि ये रिपोर्ट आई कि जब रशिया के साथ रशिया पे दबाव डालकर ये डील तोड़वा दिया अमेरिका और फ्रांस ने, फिर भी अमेरिका को ये डर था कि नम्बी नारायण जिस फार्मूले पे चल रहे हैं उससे स्वदेशी इंजन वो रॉकेट के लिए बना लेंगे, और अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका को करोड़ों डॉलर का नुकसान होगा। यहीं से अमेरिका ने साजिश रचनी शुरू की और इस साजिश में अहम भूमिका निभाई अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने। CIA ने इल्ज़ाम है कि केरल की उस वक्त की कम्युनिस्ट सरकार से संपर्क किया, कुछ नेताओं को पकड़ा और उनसे कहा कि इस प्रोजेक्ट को रोकने का एक ही तरीका है और वो ये है कि नम्बी नारायण को किसी तरीके से इसरो के इस प्रोजेक्ट से हटाया जाए, उन्हें बदनाम कर दिया जाए ताकि इस प्रोजेक्ट पे काम ना हो सके और ये डिले हो जाए। कहते हैं कि उस वक्त में सरकार में बैठे कुछ लोगों ने मिलकर फिर ये साजिश रची और इस साजिश का हिस्सा बनाया केरल पुलिस को। केरल पुलिस ने फिर एक कहानी गढ़ी, एक राशिदा नाम की मालदीव की महिला को पकड़ा और उसके बाद ये कहानी लेकर आई कि नम्बी नारायण कैसे अपने टीम के 1-2 लोगों के साइंटिस्ट के साथ मिलकर क्रायोजेनिक इंजन, जो रॉकेट के लिए एक इंजन जो तैयार करने का काम था, उसके फार्मूले को दूसरे देशों के साथ साथ पाकिस्तान को बेचने की पूरी एक प्लानिंग की। तो इस पूरी कहानी के पीछे, नम्बी नारायण को फंसाने के पीछे, कहते हैं कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA का हाथ था, लेकिन इस साजिश में मदद की केरल की उस वक्त की सरकार में शामिल कुछ मंत्रियों ने और पुलिस अफसर ने। अब ये बात ऐसा नहीं है कि यकीन करने लायक नहीं है, क्योंकि अभी हाल में हम इसको, फिर मैं कहूँगा आपको, सचिन वाजे की कहानी से अगर जोड़ें तो जब हम आतंकवादी पैदा कर सकते हैं, आतंकवादी के नाम पे कुछ भी कर सकते हैं, पुलिस वाला खुद बॉम्ब रख सकता है, तो फिर 22 साल पहले, 24 साल पहले भी ये चीज़ें क्यों नहीं हो सकती? और सबसे बड़ी बात, अदालत ने, हमारे सबसे देश की बड़ी अदालत ने मुहर लगाई कि नम्बी नारायण एक इज्जतदार शख्स, एक देशभक्त साइंटिस्ट है। फिर भी एक शख्स को 22 साल लगे, जबकि वो शुरुआत के 2 साल में ही बरी हो गया था। लेकिन उसके बावजूद केरल सरकार ने पहले पुलिस वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने से मना किया, फिर नम्बी नारायण के ख़िलाफ़ और जांच की बात की। मतलब एक तरफ देश की सबसे बड़ी एजेंसी सब कुछ कह रही है और केरल सरकार उसको गलत साबित करने पे तुली हुई थी। लेकिन आखिर में सच की जीत हुई। 18 के बाद नम्बी नारायण को ये सब कुछ मिला, लेकिन असली कहानी इसके बाद शुरू हुई। 2018 में नम्बी नारायण को
सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ बरी किया बल्कि उन पुलिस वालों को कटघरे में खड़ा करके उनसे कहा कि इनसे पैसे वसूले जाए। उनको पैसे दिए गए। लेकिन इस कहानी में असली मोड़ और जो एक सही मानों में एक ऐसे साइंटिस्ट के साथ जो इज्जत भरी जो चीज़ होनी चाहिए, जो उसे मिलनी चाहिए, तो 2019 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया। मोदी सरकार ने 2019 में नंबी नारायण को पद्म भूषण से सम्मानित किया। अब आप ये देखिए कि एक राज्य सरकार जो लगातार उन्हें चोर, धोखेबाज, गद्दार, देशद्रोह साबित करने पर तुली है, वो शख्स 22 साल तक कानूनी लड़ाई लड़ता है। वो शख्स कब का इंजन तैयार कर चुका होता, 15 साल उसमें भी बर्बाद होते हैं। उन 15 सालों में नामालूम कितने करोड़ों डॉलर हमने विदेशों को, अमेरिका और इन लोगों को दे दिया लेने के लिए। लेकिन उसी के फार्मूले पे वो न सिर्फ इंजन बनता है बल्कि 22 साल के बाद उसी शख्स को, जिसे एक राज्य सरकार ने कटघरे में खड़ा किया, केंद्र की सरकार ने पद्म भूषण से नवाजा। अब आप सोचिए, उनकी उम्र करीब 75 साल है, लेकिन जिस तरीके से ये सारी चीज़ें हुई, अब उन्हें लगा, उन्होंने कहा कि जिस तरीके से अदालत ने सारी चीज़ें मानी, मुझे पहली खुशी मिली। नंबी नारायण की लाइन थे। और जिस तरीके से केंद्र सरकार ने पद्म भूषण दिया, उसने भी ये साबित किया कि मैं पाक साफ हूँ, मैं गद्दार नहीं था। उस वक्त उन्हें मीडिया से भी शिकायत थी कि बिना सोचे समझे कैसे गद्दार डिक्लेयर कर दिया गया। इसीलिए कई बार होता है मीडिया में कि पूरी जांच, बल्कि आज मैं एक मेल पढ़ रहा था, किसी क्राइम तक फैमिली ने ही लिखा, गुस्से में ही लिखा कि आप लोग जांच पूरी होने का इंतज़ार किया करें और फिर बताया कीजिए कि सही कौन है और गलत कौन है। मैं बिल्कुल उनसे सहमत हूँ जिन्होंने भी लिखा। वक्त से पहले और कोर्ट के आदेश से पहले हमको जज नहीं करना चाहिए कि कौन गुनहगार है और कौन नहीं है। कोर्ट के फैसले का इंतज़ार करना चाहिए। ये कहानी आज मैंने इसलिए सुनाई कि मेरी टीम के दीपक ने मुझे ये कहा कि एक फिल्म आ रही है अभी, रॉकेटरी, नंबी नारायणन के ऊपर। माधवन इसके डायरेक्टर भी हैं और माधवन इसमें नंबी नारायणन का रोल प्ले कर रहे हैं। मैंने ट्रेलर देखा, मुझे पसंद आया और मुझे लगा आप लोगों को भी इसको देखना चाहिए। तो इत्तेफाक से इन्हीं नंबी नारायणन पर अब देखिए वक्त ने कैसे करवट बदली कि जिसे गद्दार बनाया गया, 2018 में देश की सबसे बड़ी अदालत ने उन्हें उनकी इज्जत लौटाई। 2019 में देश की सरकार ने उन्हें पद्म भूषण देकर सम्मानित किया और अब 2021 में उनके ऊपर एक फिल्म बन रही है, नंबी नारायणन रॉकेटरी। माधवन एक अच्छे अदाकार हैं, मुझे उम्मीद है कि फिल्म भी बहुत अच्छी होगी। तो आज कहानी में इतना ही। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अब आपसे मुलाकात होगी मंडे को। आज एक दिल्ली में एम्बा अवार्ड भी है। ये NBA एक अवार्ड होता है हर साल मीडिया के लिए। मीडिया हाउसेज में कौन किसने क्या किया तो उनको अलग अलग अवार्ड देते हैं, सम्मानित करते हैं। तो क्राइम टीम जो है हमारी, उसकी भी कई कैटेगरी में नॉमिनेट हुए हैं। अब देखिए क्या मिलता है। अवार्ड मिलना अच्छा लगता है और नहीं भी मिलता है तो कल कम से कम आप शॉर्ट लिस्टेड होते हैं तो ये लगता है कि हाँ, कुछ लोगों में कुछ लोग आप भी हैं। तो हमारी टीम भी इसमें नॉमिनेटेड है, कई अलग अलग 2-3 कैटेगरी में या 4 कैटेगरी में। रात को पता चलेगा नतीजा क्या होता है। तो इस बारे में फिर आपको खबर मंडे को दूंगा जब आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिए, आपका संडे अच्छे से बीते, यही दुआ है। आप भी दुआ कीजिए कि संडे अच्छे से बीते में हम लोगों का भी। और हाँ, आज फिर एक बार जिन लोगों ने अभी तक ट्विटर पर फॉलो नहीं किया है प्लीज़ कीजिएगा। ये मत पूछेगा क्यों करना है। मंडे आपसे मुलाकात होगी रात 9 बजे। थैंक यू वेरी मच।